ये किसान आंदोलन केवल किसानों का नहीं, ये देश के लिए आवश्यक ऐसा आंदोलन, देश के आम लोगों के लिए आवश्यक ऐसा आंदोलन। कम से कम ये 10% ऊपर के लोग छोड़कर बाकी बचे हुए 90% लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके देश के भलाई के लिए आवश्यक आंदोलन। ये आंदोलन का जो प्रेशर आएगा उस कारण शायद ये डिमांड पूरी हो जाए। इसमें 2 डिमांड्स है। 3 कृषि कानून रद्द करो, ये प्रमुख डिमांड सामने दिखती है, उसके बहाने ये आंदोलन खड़ा हुआ। ये तीनों के तीनों कृषि कानून है ही नहीं, ये कृषि व्यापार कानून है और ये केवल अडानी अंबानी जैसे बड़े कैपिटलिस्ट के भलाई के लिए है। और जो अपने इलेक्शन फंड में ये बड़े-बड़े अमाउंट्स देते हैं, उसके बदले में उनको दी गई हुई ये रिश्वत। मोदी जी, शाह जी के इतने बड़े-बड़े इलेक्शन कैंपेन कोई आसमान से तो होते नहीं। ये सारा पैसा कहां से आता है? लेन-देन होती है, लेन-देन का हिस्सा है। और वैसे भी जिस दिशा में हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी, उस दिशा का भी एक हिस्सा है। और इसलिए मोदी जी ठाठ से कह सकते हैं कि ये अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का मतलब ही है 10% लोगों का विकास और 90% लोगों को भकास करना। यही अर्थशास्त्र का, इस नए अर्थशास्त्र का नियम। और इसलिए ये 3 जो कानून हैं जिनको हम कृषि कानून कहते हैं, अगर एमएसपी ये कानूनन बन गई, जिस ढंग से किसान मांग कर रहे हैं कि हर किसानी उपज को एमएसपी होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 एमएसपी C2 प्लस 50% होना चाहिए। और नंबर 3, इसके कम में इस देश में कोई खरीद नहीं होगी। अगर कोई खरीदेगा तो वो कानूनन अपराध होगा। ये अगर कानून बन गया तो ये तीनों के तीनों कृषि कानून के जो एक बुरे परिणाम किसानों को भुगतने पड़ने वाले हैं, वो भुगतने ही नहीं पड़ेंगे। ये कानून निष्प्रभ बन जाए। कोई अडानी अंबानी एमएसपी देने के बाद में आ नहीं सकता है इस व्यवसाय में, क्योंकि एमएसपी भारत का देश की अंतरराष्ट्रीय कीमतों से ज्यादा होगा। वो उसके निर्यात नहीं कर पाएंगे, आयात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे कम की खरीद हो ही नहीं सकती, तो आयात कैसी हो सकती है इस देश में? वो भी नियम लागू होगा। इसलिए ना कोई किसानी उपज की वो आयात कर पाएंगे, ना निर्यात कर पाएंगे, केवल भारत में ही उनको बेचना पड़ेगा और फिर उसमें मुनाफा नहीं बचेगा। इसलिए तीनों के तीनों कृषि कानून, अगर एमएसपी की डिमांड पूरी होती है, अर्थहीन बन जाते हैं, उसको कोई मतलब नहीं बचता है। इसलिए किसानों की सही डिमांड देखी जाए तो एक ही डिमांड, एमएसपी कानूनन करो। और इस डिमांड के साथ में हर भारतीय व्यक्ति ने, जो अपने देश से प्रेम करता है, उसने खड़ा होना चाहिए। अब आई बात देश प्रेम से। 26 जनवरी को क्या हुआ? लाल किले में किसी ने एक अपने धर्म का झंडा फहराया। हालांकि वो पंजाबी जो अलग अलग गुरुद्वाराज होते हैं, उसमें से एक गुरुद्वारा का झंडा वो फहराया। ये बात अच्छी है क्या? इसमें देश का क्या अपमान है? क्योंकि लाल किले में जो प्रमुख झंडा होता है, तिरंगा, वो वैसे ही कायम था। ना उसको किसी ने हाथ लगाया, ना उसका अपमान किया, ना उसे उतारने की कोशिश की, ना उसे फाड़ने की कोशिश की।
जहां पर ये झंडा फहराया वहां पर तिरंगा पहले था ही नहीं, क्योंकि वो तिरंगा वहां फहराया नहीं जाता, ऊपर में फहराया जाता। हाँ, प्रधानमंत्री जब फहराते हैं 15 अगस्त को, तब वहां फहराया जाता है। वो जगह है कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को खुद फहराते हैं, वो झंडा वहां पर फहराते। लेकिन अभी तो वहां झंडा था ही नहीं, वहां पर ये झंडा लगाया, ये बात गलत है। हालांकि लाल किले जैसा जो देश का प्रतीक माना जाता है, जहां प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पहला स्वतंत्रता 1947 का पहले दिन से जहां झंडा फहराया जाता है, वहां किसी भी धर्म का झंडा फहराया जाना ये गलत बात है। और इस गलत बात के लिए जिसने भी ये किया होगा उसको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन सवाल ऐसा है कि वहां तक लोग पहुंचे कैसे? लाल किला वैसे भी अगर आप कभी घूमने को भी जाओ तो एक सुरक्षित क्षेत्र है, प्रोटेक्टेड क्षेत्र है। और 26 जनवरी पूरे देश में रेड अलर्ट होता है। कोई भी अनहोनी घटना ना घटे इसके लिए पुलिस से लेकर तो पूरे सैन्य शक्ति तक सभी के सभी रात दिन कार्यरत रहते। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आराम से लोग गए कैसे? झंडा फहराया कैसा? और वहां से बिना रोक टोक वापिस आए कैसे? जब वो लोग सब चढ़कर वहां झंडे के साथ में जो कुछ कर रहे थे, तब पुलिस आराम से बैठकर देख रही थी। ये भी वीडियोस में उपलब्ध है। इसका मतलब तो ये है ना, पुलिस को सूचना मिली थी कि आपको वैसे ही बैठे रहना। वो तो पुलिस का खुद का निर्णय नहीं हो सकता है। जो भी पुलिस डिपार्टमेंट को जानता है, थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, मैं महाराष्ट्र पुलिस का ट्रेनिंग करता हूं, मुझे बहुत अच्छे ढंग से मालूम है, आदेश के बिना इस ढंग से ऐसी स्थिति में व्यवहार नहीं हो सकता है। तो किसने आदेश दिया था? दिल्ली की पुलिस किसके कब्जे में थी? जब 10 बजे बाकी किसान सब निकलने वाले थे, तो विशिष्ट व्यक्तियों को पहले ही कैसे क्या बैरिकेड्स तोड़कर निकलने दिया गया? जबकि ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो है, वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा ही नहीं है। ये पहले से अपने आप को अलग थलग रखते हैं। किसान मोर्चा ने पहले ही उनको, ये किसान संयुक्त जो मोर्चा है जिसमें सारे के सारे संगठन सम्मिलित है, उनके प्रतिनिधि सम्मिलित है, जिन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी हमारे साथ में नहीं। वे भी अपना अलग अलग झंडा लेकर चलते थे। संयुक्त किसान मोर्चा की कोई भी बात नहीं मानते। इसकी पुलिस को कल्पना थी, पुलिस के सामने ये बात थी। उस दिन रात को भी वो कह रहे थे, यानी 25 तारीख के रात को वो कह रहे थे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे। कुछ लोगों ने, जैसे कि ये जिसका नाम अभी सभी को पता चल गया, दीप सिद्धू, जिसके फोटो नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, शाह जी के साथ में है, सनी देओल के साथ में है। सनी देओल के इलेक्शन कैंपेन का वो हिस्सा रहा है। और खुद मोदी जी के प्रधानमंत्री निवास में जिसका फोटो है मोदी जी के साथ में, बाहर गई तो भी मोदी जी गए और साथ में फोटो लिया, ऐसा नहीं है। ये दीप सिद्धू ने पहले ही डिक्लेयर किया था कि लाल किले पर मैं झंडा फहराऊंगा। तो हमारे देश की, दिल्ली की पुलिस क्या कर रही थी? हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे थे? गृह मंत्री तो बहुत कर्मठ गृह मंत्री है ना। आज तक ऐसे गृह मंत्री हुए नहीं, कभी होने वाले नहीं है। ऐसी कैसी चूक हो सकती है? ये चूक नहीं है। ये डेलिबरेटली ये संयुक्त किसान मोर्चा का फायदा उठाया गया। शायद उनको अंदर से प्रोत्साहन भी दिया गया। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़े, तब से सब चीजें हम देख रहे हैं।
सोशल मीडिया के कारण हर फुटेज उपलब्ध है, कैसे वो बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, बैरिकेड्स तोड़कर कैसे निकल रहे हैं, पुलिस उनको कैसे जाने दे रही है। ठीक है, थोड़े डिस्टेंस पर उनको रोका जाएगा, सभी कह रहे थे, मीडिया वाले लोग, मेन स्ट्रीम वाले, कि उनको बाद में रोका जाएगा, लेकिन रोका नहीं गया। और लाल किले तक पहुंचे कैसे? मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में, और इतने आसानी से जाते हैं, वहां सेल्फी खिंचाते हैं, झंडा लहराते हैं, हमारे पुलिस और सैन्य बल देखते रहते हैं, और उसमें कोई भी बड़ा किसान नेता नहीं होता है, संयुक्त किसान मोर्चा का कोई भी नेता उसमें हिस्सेदारी नहीं लेता है, और बाकी लोग पूरे शांति से पूरे दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करते हैं। जिस मार्च में कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर उपलब्ध थे, कम से कम 7 लाख किसान आए थे। इनमें से 99% के ऊपर लोग बड़े शांति से ट्रैक्टर का मार्च करते हैं, दिल्ली वासी उनका स्वागत करते हैं, फूलों से स्वागत करते हैं, चाय पानी से स्वागत करते हैं, हार से स्वागत करते हैं, और शांति से ये मार्च पूरी तरह से निकलता है। और केवल कुछ लोग हुड़दंग मचाते हैं, जिनके नाम हमारे सामने हैं, सतनाम सिंह पन्नू, जो ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रधान रहे हैं, महासचिव है सरवण सिंह पंधेरे, ये दोनों अपना अलग झंडा लिए हुए कह रहे थे हम रिंग रोड पे जाएंगे, हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, और सुबह 7 बजे के पहले ही निकलना शुरू कर दिया उन्होंने, और पुलिस ने उनको जाने दी। अब हो सकता है कि उनके साथ में बाकी किसान, रास्ता वही है, उनको पता नहीं, कई किसान वक्त पर आए थे, पहले से ठीक ढंग से सब रास्ते नहीं बताए गए थे, और इसलिए एक के पीछे दूसरा जाता है, इस ढंग से कुछ किसान उनके साथ में चले गए हो। लेकिन ये 10-12 हजार जो किसान गए अंदर में अपना रास्ता छोड़कर, वो 10-12 हजार किसानों ने हिंसा नहीं की, मेजॉरिटी किसान उसमें शांत थे। हिंसा करने वाले कुछ किसान थे, उत्साही लड़के थे, और ये सभी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के हैं, ऐसा बार बार किसान आंदोलन के नेता ही कह रहे। तो जिन्होंने हिंसा की, आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कोई ना कोई वीडियो में उनके चेहरे मिल जाते हैं, हिंसा करते समय एक्शन में मिल जाते हैं, उन पर एक्शन लीजिए। जो किसान नेताओं ने पूरी तरह से अहिंसा का पालन किया, पुलिस ने जो रूट मार्च उनको दिए थे वक्त पर बदले, पुलिस ने बड़ा गेम खेला है। पुलिस जब इस ढंग के आदेश होती है तभी इस ढंग का गेम खेलते हैं। वो डेलिबरेटली किसानों ने गलत कदम उठाने चाहिए, इस ढंग से उन्होंने कई चालें चली, और ये चालों के कारण ही इतने 10-15 हजार जो भी किसान अंदर घुसे होंगे वो घुस पाए, लेकिन बाकी किसान उनके चालों में नहीं आए। जो तय रास्ते थे वो भी बंद कर रखे थे, दोनों तरफ बैरिकेड्स। अब इधर का बैरिकेड तोड़कर आप पुराने रास्ते से, जो तय है आपका रास्ता, उसमें से जाओ, या फिर दिल्ली के रास्ते की तरफ चले जाओ। पुलिस ने चॉइस देकर रखा। ये सही में गृह मंत्रालय की चालाकी थी। किसान आंदोलन के सामने जिस ढंग से प्रधानमंत्री और मोदी जी और शाह जी हताश हुए, ये आंदोलन को खत्म करने का एक ही तरीका था कि इसमें हिंसा भड़क जाए, और फिर इनको पूरी तरह से देशद्रोही कर साबित करे, और उसी ढंग के मुकदमे इन पर चलाए जाए। राकेश टिकैत से लेकर कई किसान नेताओं पर कौन सा धारा लगी? देशद्रोह की धारा लगी। इस देश के सरकार को शर्म आनी चाहिए। ऐसे अहिंसक किसान नेताओं पर, जो बार बार अहिंसा का आग्रह रखते हैं, बार बार अपने सभी किसानों को
हमें शांतिपूर्वक आंदोलन करना है, ऐसा बार-बार कहते हैं, दोहराते हैं, उन पर आप देशद्रोह के मुकदमे लगाओगे। अनाज का उत्पाद करना, लोगों को खिलाना, उनको जिंदा रखना, ये देशद्रोह है। हम किस देश में जी रहे हैं? कहां हम पहुंच रहे हैं? इतने बड़े आंदोलन में 7 लाख लोगों में 50-100 लोग गड़बड़ कर देते हैं, उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि उन्होंने केवल हिंसा की। सबसे बड़ी उनकी गलती है, किसान आंदोलन को उन्होंने बदनाम किया। किसान आंदोलन की जो ताकत थी, उसको कम किया। इसलिए उनको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन पर डालो आप देशद्रोह के मुकदमे, करो उनका अंदर। ये तुम्हारा मोदी जी का और सनी देओल का और शाह जी का चहेता है दीप सिद्धू, उसको करो अंदर, लगाओ उसको धाराएं। ये जो है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो नियम तोड़कर, बैरिकेड तोड़कर घुसे अंदर, उन पर लगाओ। लेकिन बाकी किसान नेताओं पर कैसे क्या आप लगाते? झूठ का सहारा लेकर किसानों के साथ में बात करते वक्त 25,000 ट्रैक्टर अंदर जा सकते हैं, ऐसा कहते हो, और एक्चुअली जब अपने नियम जाहिर करते हो तो 5,000 ट्रैक्टर केवल अंदर जाएंगे। ये क्या खिलवाड़ चल रहा था पुलिस का? इस पुलिस ने किसानों के साथ भी विश्वासघात किया, और दिल्ली की पुलिस अपने खुद के निर्णय के आधार पर ऐसा विश्वासघात नहीं करेगी। ये पूरा किसानों को बदनाम करने का प्लानिंग था, और उसमें पूरी तरह से ये जो मीडिया है, जिसको हम मोदी मीडिया कहते हैं, वो उसका हिस्सा था, एक्टिव हिस्सा था। इसके प्रमाण तो हम वहां भी देख सकते हैं। जो मोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, एनडीटीवी जैसा और 24 जैसा चैनल छोड़ दिया, तो बाकी के सब अपन उस डाल सकते हैं।